आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में अपना एक और नया चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके पहले हम लोगों ने अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में 5 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आज हम लोग अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको चैप्टर में समझ में आएगा ज़्यादा और आप समझ पाएंगे कि चैप्टर के अंदर हम लोगों को किन किन बातों को लेकर डिस्कस करना है। देखिए, चैप्टर के हेडिंग पे यदि आप ध्यान देंगे ना तो लिखा हुआ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है बेसिकली पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। और वाइल्ड लाइफ का मतलब सिंपल सा हो गया जानवर, है ना। और चूंकि यहाँ पे वाइल्ड के बारे में बोल रहा है तो जंगली जानवर के बारे में बात होगा। और यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जंगल के बारे में बात हो रहा है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जंगलों के बारे में और जंगलों के अंदर जंगली जानवर जो रहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझना है क्या है। चैप्टर का नाम है सिंपल सा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका सिंपल सा मतलब हुआ हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे अपने हरियाली चीज़ों के बारे में। हरियाली चीज़ों के बारे में मतलब हम लोग पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, खास करके जंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। और दूसरा वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं, अपने चैप्टर का क्या है इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो समझ में आए चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को? मतलब जंगली जानवरों के बारे में और हरे भरे जंगलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वेजिटेशन का जो ग्रोथ है, वेजिटेशन का ग्रोथ मतलब जो पेड़ पौधा का जो ग्रोथ है। अच्छा, आपसे एक नॉर्मल सी हम बात पूछते हैं, पेड़ कोई भी पेड़ हो कहाँ पे उगेगा, कहाँ पे वो ग्रो करेगा? जहाँ पे उसको मिट्टी अच्छा मिले। केवल मिट्टी होना बड़ी बात है नहीं, अच्छा मिट्टी होना बड़ी बात है। जहाँ पे उसको मिट्टी मिले, जहाँ पे उसको अच्छा हवा मिले, जहाँ पे उसको अच्छे तरीके से पानी मिल जाए, है ना, जहाँ पे उसको सूरज की रोशनी मिल जाए यानी कि सनलाइट मिल जाए। तो जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा रहेगा, टेम्परेचर मतलब सूरज की रोशनी पहुँचेगी। जहाँ पे मॉइस्चर मतलब जहाँ पे पानी होगा, वहाँ पे कोई भी प्रकार का पेड़ उग सकता है, ठीक है। लेकिन क्या केवल इतना ही चीज़ जरूरी है? नहीं, मिट्टी भी होना चाहिए भाई, हवा भी अच्छा होना चाहिए। तो जहाँ पे हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट ये सब होगा, वहाँ पे आप देखोगे घने घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो किसी प्रकार का वेजिटेशन मतलब जंगल ले लो, पेड़ पौधा ले लो, वो वहीं पे ग्रो करेगा जहाँ पे उसको सनलाइट मिले, पानी मिले, मिट्टी मिले, हवा मिले, अच्छा वहीं पे ग्रो करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। अब ये भी समझो। अब एक सवाल और है, क्या आप किसी भी प्रकार के पेड़ को कहीं भी उगा दोगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्लोप वाला जो जगह होता है, स्लोप का मतलब जो ढलान वाला जगह होता है, एग्जाम्पल पहाड़ी इलाका, क्या वहाँ पे आप हर प्रकार का प्लांट को उगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप पहाड़ी इलाके में जाओगे तो पहाड़ी इलाके में जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पे भी पेड़ होते हैं, लेकिन आप देखना वहाँ पे ज़्यादातर 1-2 प्रकार का ही पेड़ आपको मिलेगा। मतलब पहाड़ी इलाका पे जो कि ढलान वाला ज़मीन होता है वहाँ पे हर प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो पेड़ पौधों को लगाना है वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के ज़मीन पे लगा रहे हैं। पहाड़ी ज़मीन पे लगाओगे तो ज़्यादा चांस है कि वो नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि वो स्लोप है, थोड़ा सा भी बारिश आएगा पानी के साथ बह के नीचे चला जाएगा। लेकिन यदि आप प्लेन जगह पे लगाते हैं, प्लेन जगह मतलब जहाँ पे बिल्कुल ज़मीन एकदम प्लेन है, एक जैसा है, तो वहाँ पे ग्रो करने का चांस ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ और है, क्या कम मिट्टी में आपका प्लांट उग पाएगा? कम मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं। तो मिट्टी भी क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए, मतलब मिट्टी का भी मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। मतलब स्लोप मतलब ढलान वाला ज़मीन नहीं होना चाहिए, प्लेन ज़मीन होना चाहिए, और जो मिट्टी है वो मिट्टी पतला नहीं होना चाहिए, मिट्टी बहुत मोटा होना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे वही कहा जा रहा है
कि आपको यदि कहीं पे पेड़ पौधा लगाना है, कहीं पे हरियाली लाना है, तो कुछ चीज़ों का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। पहला टेम्परेचर, मॉइस्चर यानी कि पानी, हवा, मिट्टी बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ज़मीन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, स्लोप वाला ज़मीन नहीं होना चाहिए। और जो हवा है वो हवा का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा ना रहे, तो वहाँ पे प्लांट हमारा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। आगे, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। अब जरा देखो ध्यान से इस बात को समझना। एक मेरा आपसे सवाल है, जरा इसका बेसिक सा सवाल का जवाब देने का कोशिश करना आप लोग। मेरा सवाल ये है कि देखो यार, जंगल तो हर जगह पे है, जंगल हमारे इंडिया में भी है, जंगल अमेरिका में भी है, जंगल ऑस्ट्रेलिया में भी है, जंगल हर जगह पे है। लेकिन क्या हर जगह पे जो जंगल है उसका घनापन एक ही जैसा है या अलग अलग है? अलग अलग है। घनापन मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा होना। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जम्मू मतलब इंडिया का जंगल, ऑस्ट्रेलिया का जंगल, अमेरिका का जंगल, सभी के जंगल में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि हर जगह का मिट्टी क्या है, अलग है, हर जगह पे पानी अलग है, हर जगह पे वहाँ का जो सनलाइट है वो अलग है, क्योंकि कहीं पे रोशनी कम पहुँचता है तो कहीं पे ज़्यादा पहुँचता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कहाँ पे जंगल कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो डिपेंड करता है वहाँ के मिट्टी पे, हवा पे, पानी पे, सनलाइट पे। तो वैसे बात है, हर जगह का मिट्टी अलग है, हर जगह का पानी अलग है, हर जगह पे टेम्परेचर भी अलग अलग पहुँचता है, तो हर जगह का जंगल भी क्या होगा, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक ना। उसी प्रकार से द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हर जगह पे आपको नेचुरल वेजिटेशन यानी कि हर जगह का जंगल वगैरह आपको अलग दिखता है। अलग इसलिए दिखता है कि वहाँ पे इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है। क्लाइमेट मतलब सिंपल सा वहाँ का माहौल अलग है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, ऑस्ट्रेलिया का जंगल और इंडिया का जंगल दोनों को आप सेम नहीं बोल सकते हैं, दोनों का कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट अलग है, इंडिया का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ का सनलाइट सब अलग है, और यहाँ का भी सब चीज़ अलग है। इसीलिए यहाँ का जंगल और वहाँ का जंगल दोनों में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। तो यदि आपसे कोई बेसिक सा सवाल पूछ ले चलते फिरते भी कि बताओ किसी भी जगह का जो जंगल है वो किसी दूसरे जगह से अलग क्यों होता है तो जंगल ही सेम होना चाहिए, तो अलग क्यों है? तो सिंपल सा बताना है, इसलिए सभी जगह का जंगल अलग होता है। और आप देखना, हर जगह के जंगल में ना, मतलब अलग अलग जगह के जंगल में प्लांट का जो हाइट है वो भी अलग अलग होगा। समझना ये बात? जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का जंगल का पेड़ देखना और इंडिया के जंगल का पेड़ देखना, दोनों में आपको फ़र्क पता चलेगा कि किसी जंगल का पेड़ बहुत लंबे लंबे हैं तो किसी का छोटा है। कहीं पे पेड़ बहुत घना घना है, जब आपस में चिपका हुआ है, कहीं पे पेड़ बहुत खाली खाली है। इस प्रकार का जंगल देखने को मिलता है। यदि पूछ दे कोई कि बताओ ऐसा क्यों है, हर जगह का जंगल अलग अलग क्यों दिखता है आपको, यानी कि हर जगह का नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ का माहौल अलग है। थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझाना हो तो ऐसे समझाना कि वहाँ का मिट्टी अलग है, वहाँ का पानी अलग है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है। इसके वजह से ही हर जगह का हमको नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है ना, यही चीज़ है हमारा। अगला, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। तो नेचुरल वेजिटेशन को, यानी कि जो हरियाली वाला चीज़ है, उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। पहला जो हरियाली आपको देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा हरा भरा चीज़ कहाँ देखने को मिलता है? फॉरेस्ट में, जंगल में, है ना। मतलब हरियाली तो हमारे आसपास भी है, जैसे हमारा ये कोचिंग है, कोचिंग के बाहर आप देखोगे तो पेड़ पौधा वहाँ भी लगा हुआ है, तो हरियाली तो वो भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको हरियाली यानी कि सबसे ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन कहाँ देखने को मिलता है? जंगल में। तो पहला हमारा कैटेगरी हो गया नेचुरल वेजिटेशन का, जंगल यानी कि फॉरेस्ट। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जंगल के बारे में लिखा हुआ है पहला पॉइंट, एक मिनट, हाँ, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है फॉरेस्ट के बारे में, इट ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। जंगल के बारे में ये कहा गया है कि जंगल बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिलेगा
उस कंट्री में जिस कंट्री में टेम्परेचर ठीक रहता है, यानी कि सनलाइट ठीक ठाक होता है और वहाँ पे बरसात भी ठीक ठाक होता है। इसमें आप चाहें तो एक दो चीज़ और ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। क्या ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होगा, जहाँ पे रेनफॉल अच्छा होगा, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर का क्वालिटी अच्छा होगा, जहाँ पे मिट्टी का क्वालिटी अच्छा होगा, जहाँ पे एयर का क्वालिटी अच्छा होगा, वहीं पे आपको ज़्यादा बड़े लेवल पे जंगल देखने को मिलेगा। तो आप ये 2-3 पॉइंट इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। हालांकि यहाँ पे केवल टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में ही बात हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है क्या जंगल को ग्रो करने के लिए केवल टेम्परेचर और रेनफॉल का ज़रूरत पड़ता है क्या? नहीं, अच्छा मिट्टी होना चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, अच्छा हवा भी होना चाहिए। तो आप ये 3 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, हवा को, पानी को और मिट्टी को, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पानी को ऐड मत करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल के बारे में बात हो ही गया, तो पानी तो ऐसे भी हो गया हमारा, है ना। कहने का मतलब है कि हवा और मिट्टी का क्वालिटी, ये दोनों भी आप इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रासलैंड। देखो, सबसे ज़्यादा हरियाली हमको देखने को मिलता है जंगल में, उसके बाद कहाँ देखने को मिलता है आपको हरियाली? ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड का मतलब होता है ऐसा दूर दूर तक फैला हुआ जमीन जहाँ पे घास केवल आपको दिखेगा। इसमें देखो 2 वर्ड है, ग्रास लैंड। ग्रास का मतलब घास और लैंड का मतलब जमीन। मतलब किसका जमीन? घास वाला जमीन। जैसे आप पार्क में जाते हैं खेलने के लिए, तो आप क्या देखते हैं? जमीन है, उसके ऊपर घास उगा हुआ है, कितना अच्छा हरा भरा दिखता है आपको। स्टेडियम देख लो आप, जहाँ पे हमारा क्रिकेट मैच होता है, वहाँ पे भी घास होता है, छोटा छोटा घास होता है, लेकिन है कि नहीं। तो ग्रासलैंड का सिंपल सा मतलब होता है एकदम दूर तक फैला हुआ ऐसा जमीन जहाँ पे केवल आपको छोटा छोटा घास देखने को मिलेगा। हालांकि ग्रासलैंड में बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, लेकिन छोटा छोटा घास तो होता है, तो हरियाली तो वो भी है हमारा। इस तरीके से हम लोग ग्रासलैंड को भी किस कैटेगरी में रख सकते हैं? नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, वास्ट एरिया कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रासेस इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। पहले तो आप समझो कि ग्रासलैंड कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पे बरसात बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब बहुत कम नहीं, लगभग ठीक ठाक होता है, क्योंकि यदि ज़्यादा भी बरसात हो जाएगा तो फिर वहाँ पे जंगल उग जाएगा, है कि नहीं। तो जहाँ पे बहुत बड़ा ज़मीन हो, वहाँ पे बरसात भी ठीक ठाक हो जाता हो, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे घास वाले मैदान देखने को मिलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रासलैंड। एग्जाम्पल हो गया आपका पार्क, आपका स्टेडियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत इसमें? तो ग्रासलैंड का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप? यदि कोई पूछे तो ग्रासलैंड का सिंपल सा मतलब बताना है कि ऐसा दूर तक फैला हुआ जमीन जहाँ पे आपको छोटे छोटे घास देखने को मिलेंगे। और जनरली ग्रासलैंड कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे बरसात थोड़ा कम होता है। कम मतलब बिल्कुल भी कम नहीं, ठीक ठाक, ठीक ना। आगे, इट ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। वही बात है जो हमने कहा कि ग्रासलैंड आपको जनरली वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे बरसात ना ही बहुत ज़्यादा होता हो, ना ही बहुत कम, मॉडरेट यानी कि बीच वाला, है ना, मिला जुला के काम चल जाए, बस इतना बरसात जहाँ पे होता है वहाँ पे ग्रासलैंड देखने को ज़्यादा मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फॉरेस्ट में आपने क्या देखा? बड़े बड़े पेड़, एकदम लंबा लंबा पेड़, 2 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा, 3 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा, 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा बड़ा पेड़ यहाँ पे देखने को मिलता है जंगल में। और ग्रासलैंड में क्या देखा आपने? बहुत छोटा छोटा, एकदम बहुत छोटा छोटा घास। अब ग्रासलैंड हो गया बहुत छोटा घास, यानी कि बहुत छोटे प्लांट, और फॉरेस्ट हो गया बहुत बड़ा। तो इन दोनों के बीच में जो मीडियम साइज वाले प्लांट हैं उसको हम लोग बोलते हैं श्रब्स। क्या बोलते हैं? श्रब्स। तो ध्यान रखना है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ आपको जंगल में मिलेगा, बहुत छोटा छोटा आपको पेड़ पौधा कहाँ मिलेगा? ग्रासलैंड में मिलेगा। और इसके बीच वाला ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, वो कहाँ मिल जाएगा? श्रब्स में मिल जाएंगे। तो श्रब्स के बारे में क्या लिखा हुआ है देखो, इट ग्रोज इन द ड्राई रीजन। ड्राई रीजन का मतलब हो गया जहाँ पे ज़्यादा बरसात नहीं होता है, वहाँ पे आपको श्रब्स देखने को मिलेगा। और श्रब्स का यदि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो श्रब्स के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा पता है आपको? कैक्टस। कैक्टस भी बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता, वो मीडियम साइज का होता है। कैक्टस हो गया हमारा, फिर से लेमन ट्री हो गया, नींबू का पेड़ जो होता है, फिर से रोज प्लांट, रोज का प्लांट जो हो गया, फिर से तुलसी का भी पेड़ हो गया हमारा, इसी में आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है रेड कलर का,
वो भी हो गया हमारा, जो कि मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, नहीं बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा, उसको हम लोग श्रब्स के कैटेगरी में डालते हैं। तो ये जो आपने पढ़ा 3 कैटेगरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स, ये तीनों कैटेगरी किसका है? नेचुरल वेजिटेशन का है। मतलब सबसे ज़्यादा हरियाली हम लोगों को इस पृथ्वी पे इन्हीं तीनों जगह पे देखने को मिलता है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ये चीज़? तो ये था हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में, वो होगा फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग अपना टॉपिक फॉरेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर फॉरेस्ट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर का शुरुआत करा था और हमने चैप्टर का जो नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके मतलब को हमने समझा था। मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके थे। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है, यानी कि जो कैटेगरी है, वो फॉरेस्ट है। उसके बाद फिर ग्रासलैंड है और फिर तीसरा श्रब्स है ना? तो फॉरेस्ट का मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़, ग्रासलैंड मतलब बहुत छोटा छोटा घास, और उसके बीच का यानी कि जो बहुत बड़ा भी नहीं होता बहुत छोटा भी नहीं होता, वो हमारा क्या होगा? श्रब्स होगा। ठीक है? तो ये हम लोग डिस्कस कल कर चुके थे। आइए हम लोग आज अपने इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे ना जंगलों के 6 अलग अलग टाइप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 6 अलग अलग टाइप के बारे में। तो पहला होगा हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर होगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर होगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और उसके बाद फिर मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो इतना अलग अलग प्रकार के जंगलों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। अच्छा, एक और है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग ग्रासलैंड के बारे में। तो 6 अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग ये काम करेंगे, चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है ना? तो ये टॉपिक हमारा चूँकि थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग 3-3 करके पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखते हैं इस जंगल के बारे में क्या खास बात है। पहला पॉइंट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का जो दूसरा नाम है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। तो पहला पॉइंट जो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद रखना है वो ये कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट अकर्स इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक। मतलब सिंपल सा है, आप इसको ऐसे समझिए सिंपल सा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? वैसे कंट्री में देखने को मिलेगा जो कंट्री इक्वेटर के बगल से गुजरता है। इक्वेटर हमने आपको पढ़ाया था ना ज्योग्राफी में। इक्वेटर हमारे इस पृथ्वी का एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आधा पार्ट उसका ऊपर यानी कि नॉर्थ पार्ट और आधा नीचे यानी कि साउथ पार्ट, है ना? तो जिस जिस कंट्री के ऊपर से होके हमारा इक्वेटर गुजरता है उस कंट्री में ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही देखने को मिलता है। ठीक ना? तो यदि आपसे कोई पूछे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलेगा जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर गुजरता है। ठीक ना? आगे, दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, हमने आपको जब इक्वेटर के बारे में पढ़ाया था तो हमने आपको एक बात और बताया होगा कि जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर गुजरता है वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है ना? तो जो ये हमारा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो पहली बात तो ये कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा कहाँ पे? उस कंट्री में होगा जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर पास किया है। ठीक ना? तो जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर पास किया उस कंट्री में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, पहला बात। दूसरा बात, चूंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्वेटर जहां से गुजरता है उस वाले कंट्री में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? हाई होगा। टेम्परेचर बहुत यहाँ पे गर्मी पड़ता है
और गर्मी के साथ साथ यहाँ पे बरसात भी खूब होता है। सालों भर यहाँ पे गर्मी पड़ता ही रहता है और सालों भर लगभग यहाँ पे हल्का हल्का बरसात भी होता ही रहता है। मतलब यहाँ पे बरसात का भी कोई कमी नहीं है, रेनफॉल भी यहाँ पे होता रहता है, इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा ना, इसका ना मतलब समझिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है, एवरग्रीन का मतलब होता है ये हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक। और इसका जो दूसरा नाम है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब इस जंगल में हमेशा बरसात लगभग होता ही रहता है, रेनफॉल हमेशा आता ही रहता है। तो इसमें क्या रखना है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद, पहला बात ये याद रखना है कि जो इसका दूसरा नाम है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। क्यों इसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इस जंगल में बारिश खूब होता है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा बात, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाएगा, उस कंट्री में पाया जाएगा जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर होके गुजरता है, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में गर्मी बहुत पड़ता है, यानी कि चूंकि इक्वेटर उसके ऊपर से गुजर रहा है तो गर्मी वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, वहाँ पे बरसात भी लगभग सालों भर होता रहता है थोड़ा बहुत। अब देखो आप, यहाँ पे बरसात भी हो जा रहा है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो ऑब्वियस ये बात है जंगल भी यहाँ पे क्या होगा, घना होगा और हरा भरा भी होगा, यही कारण है। आगे, देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। यहाँ पे ना कोई भी ड्राई सीजन नहीं है। ड्राई सीजन का मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई ऐसा टाइम नहीं है जब बारिश नहीं होता है, लगभग यहाँ पे बारिश हमेशा होता ही रहता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि इन जंगल का सारा लीफ एक बार में टूट के नीचे नहीं गिरता है। जैसे आप देखोगे, जैसे हम लोग अभी बिहार में रहते हैं, तो ऑटम सीजन जब आएगा, पतझड़ मतलब जाड़े के बाद जो टाइम आता है हमारा हल्का सा फरवरी के आसपास, ऑटम सीजन में क्या होता है, सारे पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पत्ता नीचे गिरता है पेड़ का, उसके बदले में दूसरा उग भी जाता है फटाक से। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से कभी भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का सारा पत्ता नीचे नहीं गिरता है, उसमें हमेशा हरियाली बना ही रहेगा, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आपको सूखा देखने को मौसम नहीं मिलेगा, हमेशा बारिश लगभग होता ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे हरियाली हमेशा बना रहता है। पत्ता गिरता भी है नीचे टूट के, उसके जगह पे दूसरा पत्ता तुरंत निकल जाता है, ठीक है। आगे, द थिक कैनोपीज of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। और इस प्रकार के जंगल इतने घने होते हैं कि जो ऊपर का जो पूरा पेड़ है ना, वो हर एक दूसरे का पेड़ हर पेड़ दूसरे से ऊपर में जाके जुड़ा हुआ है, और इतना ज्यादा घना है ऊपर में वो पेड़ कि एक सूरज का रोशनी भी नीचे जमीन पे नहीं पड़ पाता। क्यों, क्योंकि सारे रोशनी को ऊपर पत्ता ही क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। समझ रही बात, मतलब देखो यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि थीक कैनोपीज का मतलब समझते हैं क्या होता है। कैनोपी का मतलब होता है पेड़ के ऊपर जो घना, जैसे आप देखोगे पेड़ का कोई भी नीचे वाला पार्ट देखोगे तो नीचे वाला पार्ट पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पेड़ के ऊपर जाते हैं पेड़ क्या हो जाता है, घना हो जाता है, फैल जाता है। तो एक पेड़ बगल में, उसके जस्ट बगल में दूसरा पेड़, फिर तीसरा चौथा पेड़, इससे क्या हुआ, हर एक पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है आपस में जुड़ गया है, कनेक्टेड है। तो ऊपर जो जुड़ा हुआ पार्ट है, जो कि लगेगा जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ना जंगल के ऊपर एक ग्रीन कलर का चादर बिछा दिया है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि हर एक पेड़ ऊपर में क्या है, आपस में जुड़ गए हैं, एक दूसरे से चिपका हुआ है, और इतना भयंकर तरीके से चिपका हुआ है कि सूरज का एक रोशनी भी पत्तों को चीरते हुए नीचे नहीं आ पाता है। इसीलिए जमीन जो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, वो हमेशा आपको गीला ही नजर आएगा। रोशनी मिलता ज्यादा किसको है, पत्तों को। क्या नीचे कभी आ पा रहा है रोशनी, नहीं आ पा रहा है। इसीलिए जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो जमीन वाला नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा पानी से ही, मतलब हमेशा गीला ही नजर आएगा आपको, क्योंकि सनलाइट नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो जमीन कभी सूख भी नहीं पाएगा, है ना। तो ये बात समझ में आया आपको, मतलब दिन के टाइम पे भी सूरज का एक रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़, उसका इतना घना टहनी होता है, इतना पत्ता होता है उसमें कि सारे रोशनी को ऊपर में ही रोक देता है, वो एक भी रोशनी नीचे नहीं आने देता है, ठीक है। हार्ड वुड ट्री लाइक रोज वुड इज कॉमन हियर।
तो इस प्रकार के जंगलों में हर प्रकार के हालांकि इसमें ट्री होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में हर प्रकार का आपको ट्री देखने को मिलेगा, लेकिन एक ट्री जो कि बहुत कॉमन है वो है रोजवुड का प्लांट। रोजवुड का ट्री यहाँ पे कॉमन है। तो क्या आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। अब समझिए, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये मॉनसून फॉरेस्ट है। मॉनसून फॉरेस्ट का मतलब है कि जब बरसात होगा ना तब ये वाला जंगल आपको बहुत हरा भरा दिखेगा, और जब बारिश नहीं होगा तो फिर ये लगभग बर्बाद लगता है देखने में, खराब लगता है देखने में। तो ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये मॉनसून फॉरेस्ट है। मॉनसून फॉरेस्ट का मतलब होता है कि बारिश यदि अच्छा हुआ तो फिर ये जंगल हरा भरा आपको दिखेगा, बारिश नहीं हुआ तो फिर जंगल आपको हरा भरा उतना नजर नहीं आएगा, बिल्कुल खराब लगता है देखने में। और ये इस प्रकार का जंगल बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? इस प्रकार का जंगल आपको देखने को मिलता है इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले हिस्से में, और सेंट्रल अमेरिका में, अमेरिका का बीच वाला हिस्सा यानी कि सेंट्रल अमेरिका। ठीक ना? तो यहाँ पे इस प्रकार के जंगल देखने को काफी मिलते हैं। जब बारिश होगा तभी हरा भरा दिखेगा, बारिश नहीं होगा तो हरा भरा नहीं दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। अब ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे सीजन में ही बारिश होता है केवल, तो यहाँ पे सीजन के टाइम पे यानी कि बारिश के टाइम पे यहाँ का जंगल कैसा आपको दिखेगा? बिल्कुल हरा भरा दिखेगा। उसके बाद आप देखोगे जंगल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, अलग ही दिखता है। तो ये सीजन के अकॉर्डिंग ये जंगल अपने आप को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। बारिश के सीजन में अच्छा दिखेगा, बारिश हट जाएगा तो फिर जंगल बिल्कुल खराब दिखने लगता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग ये जंगल अपने आप को चेंज कर लेता है। आगे, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। इस प्रकार के जंगल में जो है ना सारे पेड़, इस प्रकार के जंगल में जितने भी पेड़ होंगे वो सारे के सारे पेड़ एक ही बार में अपना पत्ता नीचे गिरा देता है। कब? ड्राई सीजन में यानी कि ऑटम सीजन में। ठीक ना? लेकिन क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा कुछ था? नहीं, वो हमेशा पत्ता हल्का हल्का गिराता रहेगा और हल्का हल्का उसमें पत्ता दोबारा आता भी रहेगा, तो वो हमेशा हरा भरा दिखता है। लेकिन ये क्या है? ड्राई सीजन में यानी कि ऑटम सीजन में एक ही बार में पूरा का पूरा अपना सारा पेड़ अपना पत्ता नीचे गिरा देता है, उसके बाद फिर नया पत्ता सभी में आता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ऑटम सीजन में यहाँ के जंगल ना पूरी तरीके से बंजर लगता है देखने में, एकदम पूरा एकदम खराब लगता है देखने में। लेकिन वही मॉनसून सीजन में बारिश के टाइम पे बिल्कुल हरा भरा फिर दोबारा हो जाता है। इसीलिए आप देख रहे हो कि सीजन के अकॉर्डिंग ये जंगल अपने आप को चेंज करता है। ठीक है ना? आगे, The hardwood trees found in these forests are नीम एंड शीशम। नीम और शीशम ये दो बहुत मजबूत प्लांट होते हैं, मजबूत ट्री है बेसिकली। इस प्रकार के ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना? मतलब इस प्रकार के जंगलों में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में नीम का ट्री और शीशम का ट्री देखने को मिलता है। और ये दोनों पेड़ का जो लकड़ी होता है ना काफ़ी हार्ड लकड़ी होता है, काफ़ी मजबूत लकड़ी होता है। इन प्रकार के लकड़ियों का इस्तेमाल टेबल, डेस्क, पलंग, चौकी, बैट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक ना? आगे, हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। वही बात है जो हमने कहा आपको कि लकड़ी चूंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? बिल्कुल हार्ड लकड़ी पाया जाता है, हार्ड प्लांट। तो उस प्लांट का जो लकड़ी होगा वो भी किस में इस्तेमाल किया जाएगा? हार्ड चीजों को बनाने के लिए। जैसे फर्नीचर में हमारा सब कुछ आ गया, टेबल, डेस्क, बेंच, पलंग, कुर्सी, सब कुछ। तो इस प्रकार के चीज़ों को बनाने में यहाँ के लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट मतलब कोई चीज़ आपको बनाना हो, ट्रांसपोर्ट के लिए लकड़ियों का मतलब लकड़ी का कुछ ऐसा आपको बनाना हो जिससे सामान उस पर लोड करके इधर उधर लेके जाया जा सके, तो यही लकड़ी वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी इस लकड़ी का इस्तेमाल होता है। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अच्छा, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े बिल्डिंग, घर वगैरह, बड़ा क्या छोटा घर भी अगर बनता है तो उस घर में भी छत को ढालने के लिए लकड़ी का जरूरत पड़ता है। मतलब छत जब दिया जाएगा तो लकड़ी से छत को पहले बनाया जाता है कि नहीं? उस लकड़ी में हम लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं। उस लकड़ी में हमारा ये भी लकड़ी होता है। हालांकि आज यदि आप देखोगे ना तो लकड़ी का इस्तेमाल कम होने लगा है। वो आयरन का जो पिलर होता है, आयरन का रॉड, पाइप, उसका इस्तेमाल आज होने लगा है। लेकिन पहले तो इसी लकड़ी का इस्तेमाल होता था घर वगैरह को बनाने में।
आगे, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। इस प्रकार के रीजन में, यानी किस प्रकार के जंगलों में ये कुछ जानवर हैं जो कि बहुत भारी लेवल में, मतलब बड़े लेवल पे पाया जाता है। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, लंगूर हो गया, है ना, मंकी हो गए, ये इन प्रकार के जानवर इस प्रकार के जंगलों में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। अगला है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पहले जो हमने पढ़ा वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, समझ बात। और अब जो पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दोनों में फर्क है, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और यह है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों को सेम नहीं समझना है, दोनों अलग होता है। तो आइए देखते हैं जरा इसमें भी क्या लिखा हुआ है। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। ऐसे यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो सिंपली आप समझो ये कहां पाया जाता है। दे आर कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्ट यूएसए। साउथ ईस्ट यूएसए का मतलब हो गया सिंपल सा अमेरिका का साउथ ईस्ट वाला हिस्सा। अमेरिका का साउथ ईस्ट वाला हिस्सा हो गया आपका मैक्सिको हो गया, क्यूबा हो गया, है ना, ये सब जो जगह है वहां पे देखने को मिलेगा। हाँ, वो सब हो गया हमारा वेस्ट इंडीज भी आप कह सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। तो दे आर कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्ट यूएसए, यूएसए का साउथ ईस्ट वाला हिस्सा। फिर साउथ चाइना, साउथ चाइना का मतलब कौन सा हिस्सा, जो चाइना के नीचे वाला पार्ट है। नीचे वाला पार्ट चाइना का कौन है बताओ, इंडिया है। तो इंडिया के बॉर्डर के आसपास, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहां पे आपको ये जंगल देखने को मिलता है। एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील, ब्राजील में भी ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ट्रॉपिक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इन प्रकार के कंट्री में देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। आगे, दे कॉम्प्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एटसेट्रा। मतलब इन प्रकार के जंगलों में, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में कुछ हार्ड भी और कुछ सॉफ्ट दोनों प्रकार के ट्री पाए जाते हैं। मतलब मजबूत लकड़ी वाले पेड़ भी पाए जाते हैं और नाजुक वाले भी हमारे पेड़ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा ओक, पाइन, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पे खूब पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अपना अगला है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस में क्या है, अच्छा ऊपर आपने क्या पढ़ा था, ऊपर आपने पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब आप क्या पढ़ोगे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहां भी बच्चा समझता है कि दोनों सेम चीज है, नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखो, दिस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। सिंपली आप समझ लो इस प्रकार के जंगल कहां पाए जाएंगे, यूएसए, मतलब इस प्रकार के जंगल यूएसए में पाया जाएगा, यानी कि अमेरिका में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, फिर से चाइल में, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। यानी कि बेसिकली यूरोप के वेस्ट साइड में भी ये पाया जाता है ना। तो इस प्रकार के कंट्री में ये जंगल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है हम लोगों को। इसमें एक चीज और क्या खास बात है, दे सीड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। इस प्रकार के जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं ये भी अपने सारे पत्तों को ड्राई सीजन में नीचे गिरा देते हैं। जब सूखा मौसम पड़ता है, यानी कि विंटर सीजन जब पड़ता है, लगभग ऑटम सीजन आप कह लो, विंटर नहीं अच्छा रहेगा वर्ड, ऑटम सीजन अच्छा वर्ड है। तो ऑटम सीजन यानी कि ड्राई सीजन होता है, वो सब कुछ सूखा रहता है उस समय पे। तो ड्राई सीजन में इस प्रकार के जंगल में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे अपने पत्ते को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर नया पत्ता, उसमें नया लीफ आ जाता है। आगे, द कॉमन ट्रीज आर ओक, एस, बीच एटसेट्रा। इस प्रकार के जंगल में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो हमारा होगा ओक, एस, बीच, ये अलग अलग ट्री का नाम है, ठीक ना, जिसके बारे में तो हम लोग लगभग, मतलब नाम तो हम लोगों ने कई बार सुना है लेकिन पेड़ हम लोग लगभग नहीं देखे होंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्री है तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार के पेड़ उगे जाते हैं। आगे कुछ जानवरों का यदि बात करें हम लोग तो डियर, फॉक्सेस, वुल्फ आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल में डियर हो गए, डियर यानी कि हिरन, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, उल्फ यानी कि भेड़िया, इस प्रकार के जानवर यहाँ पे खूब पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा बर्ड्स लाइक पीजेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। तो कुछ पक्षी, जैसे हम लोग बात करें थे पीजेंट्स का,
मोनल्स का, इस प्रकार के पक्षी भी इस जंगल में खूब पाया जाता है। समझ में आया बात? चलिए अगला हमारा है मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन में क्या है भाई, थोड़ा देखा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ तो है वेजिटेशन, लेकिन एक्चुअली में ये भी क्या है, जंगल ही है, ठीक ना। इसमें क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट, इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। बेसिकली आप ये समझो कि यूरोप में, मतलब यूरोप हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप में, अफ्रीका भी हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया भी हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन द कैलिफोर्निया इन द यूएसए, मतलब ये यूएसए में भी पाया जाएगा, अमेरिका में, साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के साउथ वेस्ट में भी पाया जाएगा, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साउथ वेस्ट में पाया जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद फिर साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कौन सा पार्ट में, साउथ वेस्ट वाले पार्ट में ये जंगल पाए जाते हैं। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winter। अब देखो इस प्रकार के जंगल को ना ज्यादातर लोग किस चीज के लिए जानते हैं पता है, मतलब यहाँ ये जो जंगल है फेमस है किस चीज के लिए, हॉट ड्राई समर के लिए, मतलब यहाँ पे गर्मी दबा के पड़ता है, खूब ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ेगा। तो हॉट ड्राई समर का मतलब हो गया यहाँ पे गर्मी खूब पड़ता है, और जब गर्मी पड़ता है तो पूरा इलाका एकदम सूखा 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 हो जाता है, मतलब हर जगह आपको एकदम बहुत टाइट लू देखने को मिलेगा, मतलब बहुत गर्मी पड़ता है उस समय पे। एंड माइल्ड रेनी विंटर, और इस प्रकार के जंगलों में सीजन चेंज होने पे हल्का हल्का विंटर के टाइम पे बरसात भी होता रहता है। मतलब सिंपल सा कहने का है कि गर्मी के टाइम पे खूब गर्मी पड़ेगा इस प्रकार के जंगल में, और जाड़े के टाइम पे हल्का यदि बरसात हो गया तो जाड़ा क्या हो जाता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। तो ओवरऑल सिंपल सा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जंगल में गर्मी के टाइम में खूब गर्मी पड़ेगा और जाड़ा के टाइम पे जाड़ा भी खूब पड़ेगा, ठीक ना। तो ये दोनों खूबी है इनके पास। फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टीवेटेड हियर। इन प्रकार के जंगलों में जो है ना संतरा का खेती, फिर से ग्रेप्स का खेती खूब होता है, ठीक ना, यानी कि संतरा और अंगूर का खेती इस प्रकार के जंगल में खूब होता है। देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर। इस प्रकार के जंगलों में ज्यादा आपको जंगली जानवर देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं दिखता है पता है, क्योंकि देखो यार जंगली जानवर को ना मौसम कैसा चाहिए, मॉडरेट, ना ही बहुत गर्मी वाला ना ही बहुत जाड़ा वाला। तो इस प्रकार के जंगल में होता क्या है, गर्मी में खूब गर्मी पड़ता है, क्या उतना गर्मी में जानवर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। और जाड़े के टाइम पे यानी कि विंटर के टाइम पे खूब जाड़ा पड़ता है, तो जाड़े में भी जानवर नहीं रह पाएंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार के जंगल में आपको ज्यादातर वाइल्ड एनिमल देखने को नहीं मिलते हैं, लगभग ना के बराबर, ठीक ना। लेकिन हाँ खेती के मायने में यदि बात करें तो संतरा और अंगूर का खेती यहाँ ठीक ठाक होता है। अगला हमारा है एक लास्ट फॉरेस्ट का टाइप, वह है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। इन द हायर एल्टीट्यूड 50 to 70 डिग्रीज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। सिंपली आप ये समझो, हमारा जो वर्ल्ड मैप है उस वर्ल्ड मैप में ऐसे आप समझना ध्यान से, सिंपल समझो। वर्ल्ड मैप में एक सवाल आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। वर्ल्ड मैप में जो इक्वेटर है उस इक्वेटर का कितना डिग्री होता है, मतलब इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। यानी कि वर्ल्ड मैप में यदि आप इक्वेटर को देखेंगे, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होता है इक्वेटर हमारा, उस इक्वेटर का डिग्री में कितना वैल्यू होता है, 0 डिग्री, है ना। तो उस इक्वेटर से आप कितना डिग्री ऊपर जाएंगे, 50 डिग्री से 70 डिग्री आप ऊपर जाएंगे, ठीक ना। 50 डिग्री से 70 डिग्री ऊपर जाने का सिंपल सा मतलब है आप चले जाओ लगभग रसिया, है ना, रसिया चले जाओ, फिर से आप चले जाओ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, फिर से कनाडा, इस प्रकार के कंट्री में आप चले जाओ, ठीक है ना। तो वहां पे इस प्रकार का जंगल ज्यादा देखने को मिलता है। सिंपल आप समझो, वर्ल्ड मैप में जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर क्या करता है, वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो इक्वेटर का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। उस इक्वेटर से आपको कितना ऊपर जाना है, 50 डिग्री से 70 डिग्री ऊपर जाना है। इस बीच में कौन कौन सा कंट्री आएंगे, कंट्री तो खैर बहुत आते हैं, लेकिन कुछ फेमस कंट्री आपको बताते हैं। जैसे आपका रसिया इसी में आ जाएगा,
नॉर्वे, स्वीडन, फिर से आपका ये कनाडा, ग्रीनलैंड, है ना, आइसलैंड, ये सब हमारा इसी में आ जाता है, ठीक ना, समझ रही बात। तो ये सब जो जगह है यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को ज्यादा मिलता है। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट में कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता है। आगे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा, इस प्रकार के जंगल को हम लोग टैगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगा। दे आर टॉल, यहाँ पे जो जंगल पाए जाएंगे, मतलब जंगलों में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जो ट्री होंगे वो टॉल होंगे, यानी कि लंबे लंबे होते हैं। सॉफ्ट वुड होते हैं। सॉफ्ट वुड मतलब पेड़ तो लंबा होगा लेकिन जो लकड़ी होंगे उस पेड़ के वो क्या होंगे? बहुत सॉफ्ट होंगे, नाजुक होंगे, मतलब उतना हार्ड नहीं होता। तो सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्री यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको सॉफ्ट ट्री देखने को मिलेगा। आगे, द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। पल्प का मतलब होता है लकड़ी को उसको मिक्स करना, मतलब लकड़ी को ना मिक्सर में डाल के, जैसे हम लोग मसाला को क्या करते हैं, मसाला को हम लोग मिक्सर में जब डालते हैं तो मसाला को हम लोग पीस देते हैं, फिर उस मसाले का सब्जी बनता है। उसी तरीके से जब लकड़ी को मिक्स किया जाता है बड़े मशीन में, उसका पाउडर बनाया जाता है, उसी पाउडर को हम लोग कहते हैं पल्प। और इसी पल्प का इस्तेमाल करके बनाया जाता है पेपर। क्या बनता है? पेपर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जंगल में जो पेड़ पाए जाते हैं उस पेड़ का ज्यादातर इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? पेपर बनाने के लिए, ठीक ना। आगे, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट, वही बात है जो हमने कहा आपको कि इस प्रकार के जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे उसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर को, न्यूज पेपर को बनाने में, ठीक ना। आगे, मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। इस प्रकार के जंगल में जो पेड़ पाए जाते हैं उस पेड़ का एक दो और यूज है। क्या यूज है? मैच बॉक्स देखें आप लोग, माचिस, माचिस में भी आप देखोगे कि लकड़ी होता है और वो लकड़ी बहुत ठोस नहीं होता है, बहुत मजबूत नहीं होता, बहुत नाजुक होता है, उसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो माचिस बनाने में जो लकड़ी इस्तेमाल होता है वहां पे। और कुछ पैकिंग बॉक्सेस होते हैं। पैकिंग बॉक्सेस मतलब हाँ, कुछ ऐसा बॉक्स जो कि लकड़ी का बना होता है पैकिंग करने के लिए, उस प्रकार के बॉक्स भी इसी प्रकार के लकड़ी से बनाए जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, आपने वो देखा होगा सेब वगैरह का बॉक्स, एप्पल का बॉक्स आपने देखा होगा, तो इसी से बनता है, ठीक ना। आगे, चीर, पाइन, सेडर आर द इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के जंगल में ये कुछ अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। और जानवर का यदि हम लोग बात करें तो जानवर में ये सब जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? अगला है हमारा ग्रासलैंड, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना हम लोगों को अपने चैप्टर के अंदर ग्रासलैंड के बारे में। और ग्रासलैंड के पहले हम लोगों ने अपना डिस्कस किया फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट कई सारे अलग अलग प्रकार के थे, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा फॉरेस्ट में अपना सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद फिर ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद फिर टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन, उसके बाद फिर लास्ट हमने पढ़ा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानकारी ले चुके हैं। और आज का टॉपिक हमारा होगा बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक। टॉपिक का नाम है ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड टॉपिक के अंदर हम लोगों को कई सारे अलग अलग प्रकार के ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके ग्रासलैंड के बारे में। सबसे पहला हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब हमने आपको बताया था, ग्रासलैंड का सिंपल सा मतलब होता है बहुत दूर तक फैला हुआ जमीन, लैंड, जहाँ पे केवल आपको हरा भरा घास ही नजर आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रासलैंड। ओके, तो देखते हैं कितने प्रकार के ग्रासलैंड होते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ? चलिए आपको यहाँ पे फिर से अपने माइंड में लेके आना है अपना वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो अपने माइंड में फिर से वर्ल्ड मैप लेके आइए। वर्ल्ड मैप के बिल्कुल बीचों बीच आपका कौन सा लाइन गुजरता है? इक्वेटर, ठीक ना। तो इक्वेटर के आसपास और इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के इलाके में आपको ये ग्रासलैंड देखने को मिलता है।
बेसिकली आप ये समझ लो कि जो हमारा इक्वेटर है उसके आसपास तो हमको ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दिखता ही है, साथ ही साथ ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर और ट्रॉपिकल इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और इक्वेटर से थोड़ा नीचे, यहाँ तक भी ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फैला हुआ रहता है। ठीक ना। आगे, दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मतलब इस प्रकार का जो ग्रासलैंड है वो वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, और वहाँ भी देखने को मिलता है जहाँ पे बारिश ठीक ठाक होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन ठीक ठाक। मतलब जहाँ पे बारिश कम होगा वहाँ भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बारिश ठीक ठाक रहता है वहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार का, और घास है ना, तो घास को उतना ज़्यादा पानी नहीं भी आप देंगे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा पानी में भी एक घास यानी कि ग्रास ग्रो कर जाता है। आगे, द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। देखो बेसिकली यहाँ पे घास का मतलब हम लोग समझते हैं बहुत छोटे छोटे घास, तो छोटे घास तो इसमें है ही, लेकिन इस ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जो घास होता है उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना जा सकता है, 3 से 4 मीटर जा सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये केवल कहने के लिए ग्रासलैंड है, लेकिन देखा जाए तो ये एक पेड़ के जितना भी बड़ा दिखता है। 3-4 मीटर का मतलब समझते हैं आप कितना होता है? 3-4 मीटर का मतलब हो गया लगभग 1 मंजिला बिल्डिंग। 3-4 मीटर का मतलब हो गया लगभग 1 मंजिला बिल्डिंग, और इतना बड़ा घास को ये लोग घास बोलता है, ग्रास बोलता है, सोचो। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है, आपके सामने ये कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में छोटे छोटे घास तो होते ही हैं, लेकिन जो मैक्सिमम घास हो सकते हैं बड़े ग्रास, वो कितना जा सकता है, 3 से 4 मीटर बड़ा भी घास हो सकता है, और ऐसा घास बड़े बड़े इलाकों में देखने को मिलता भी है। ठीक ना। आगे उसके बाद है हमारा इसमें सवन्ना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। इस प्रकार के ग्रासलैंड जनरली हम लोगों को इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जब भी हम लोग ग्रासलैंड देखते हैं तो कैसा देखते हैं, घास बहुत छोटा छोटा दिखते हैं, तो छोटा ही ग्रासलैंड आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। लेकिन अफ्रीका जैसे कंट्री में आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जो ग्रास पाए जाएंगे वो भी क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक ना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है सवन्ना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में है, तो वहाँ पे इस प्रकार के बड़े बड़े घास देखने को मिलते हैं जिसका हाइट 3 से 4 मीटर भी जा सकता है। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। चूंकि इस प्रकार के ग्रासलैंड में घास बड़े होते हैं तो यहाँ पे जानवर भी आपको जंगली देखने को मिल जाता है, तो जंगली जानवर इसमें देखने को मिलता है। अगला है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। तो आइए समझते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या खास बात लिखा हुआ है। These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continent. बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं मिलेगा आपको, लगभग आप बोल सकते हैं कि इक्वेटर के आसपास ही आपको ये देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे बोला गया मिड लैटिट्यूडनल जोन। मिड लैटिट्यूडनल जोन का मतलब हो गया सिंपल सा आप कह लो तो ऐसे आप समझो, इसको ऐसे समझो, इक्वेटर हमारा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। उससे ऊपर आप जाओगे तो 90 डिग्री तरफ नहीं जाना है, लगभग आप 0 से 30-40 डिग्री तक बस जाओ ऊपर और नीचे, तो वहाँ पे भी आपको ये ग्रासलैंड देखने को मिल जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वो किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है। जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो उसके अंदर इस प्रकार का टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिल जाता है। ठीक ना। इसका खूबी क्या है, यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। यहाँ इस प्रकार के ग्रासलैंड में जो घास पाए जाएंगे वो घास क्या होंगे, छोटे होंगे, थोड़ा हाइट में वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। मतलब यदि जानवर उसको खाएंगे तो उनको न्यूट्रिशन पूरा का पूरा मिलेगा। घास छोटा जरूर होता है लेकिन न्यूट्रिशन से भरा होता है पूरी तरीके से। वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटीलॉप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि रीजन। तो इस प्रकार के ग्रासलैंड में वाइल्ड बफेलो, बिसन्स और एंटीलॉप्स इस प्रकार के जानवर यहाँ पे खूब पाए जाते हैं, कॉमन जानवर है यहाँ का। ठीक है। आगे है हमारा अगला थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस क्या होता है, ये भी एक हमारा ग्रासलैंड का ही टाइप है। इसमें क्या है देखो, दीज आर फाउंड इन दी डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। इस प्रकार का जो ग्रासलैंड है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ड्राई डेजर्ट वाले इलाका में। मतलब डेजर्ट वाला जो इलाका होता है ना, हालांकि ध्यान रखना डेजर्ट वाले इलाके में ज़्यादा घास वगैरह नहीं होता है, लेकिन जो भी हल्का फल्का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉर्नी
बूसेस कहेंगे, ठीक ना। तो दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन, मतलब सिंपल सा है कि जो डेजर्ट वाला इलाका होता है और वैसा डेजर्ट जो कि सूखा रहता है ज़्यादातर टाइम, है ना, तो उस प्रकार के डेजर्ट में ये थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो बेसिकली डेजर्ट में जो छोटा छोटा घास आपको दिखता है वो हमारा थॉर्नी बुशेस कहलाता है। अगला, द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट। तो बताइए, चूंकि डेजर्ट वाला इलाका है और घास यानी कि ग्रासलैंड क्या बहुत पाया जाएगा या बहुत कम पाया जाएगा? बहुत कम पाया जाएगा। क्यों बहुत कम पाया जाता है? क्योंकि पहला बात, बरसात बहुत कम होता है यहाँ पे, पानी बहुत कम मिलेगा इनको, क्योंकि डेजर्ट में बारिश बहुत कम होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, चूंकि डेजर्ट वाला इलाका है तो सनलाइट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो ज़्यादातर प्लांट तो सनलाइट की रोशनी से ही मर जा रहा है ना। तो यहाँ पे घास होते हैं लेकिन वो घास बहुत कम होता है और वो सूख जाता है जल्दी, ठीक ना, क्योंकि पानी नहीं मिलता है, सनलाइट बहुत पड़ता है तो वो सूख जाता है। अगला है पोलर रीजन। तो आइए समझते हैं अगला हमारा क्या है, पोलर रीजन के बारे में क्या लिखा हुआ है। द पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। पोलर रीजन जो होता है ना, वो ऐसा इलाका होता है जो कि बहुत ठंडा इलाका होता है। और ये पोलर रीजन बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा आपको पता है? नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ का यदि हम बात करें तो आपका ग्रीनलैंड ले लो, साउथ का बात करें तो आप एंटार्क्टिका ले लो, ये सब हमारे पोलर रीजन में आते हैं। मतलब यहाँ पे ठंडा खूब पड़ता है, ठीक ना, यहाँ पे ठंडा क्या पड़ेगा, खूब पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर। और अब जरा आप इमेजिन करो, पोलर रीजन वैसा जगह होता है जहाँ पे ठंडा खूब पड़ता है, एकदम दबा के पड़ता है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो आपको लगता है कि इतना भयंकर टेम्परेचर में प्लांट ग्रो कर पाएगा? प्लांट यहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन प्लांट यहाँ होते हैं, ध्यान रखना, प्लांट यहाँ पे होंगे, घास यहाँ पे होंगे, लेकिन वो बहुत कम होगा, ठीक ना। तो अगला पार्ट क्या है देखो, ओनली मॉसेस, लैकेन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। तो यहाँ पे जो घास देखने को मिलते हैं, ग्रास, वो उसका नाम देख लो, ग्रास का नाम है मॉसेस, लेकेन्स, ये सब पाए जाते हैं, और छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे घास का काम करते हैं, यानी कि ग्रासलैंड का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो नाम है वो गर्मी सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे गर्मी पड़ता कहाँ है? मतलब गर्मी में इसको लाया जाए तो सर्वाइव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पे पोलर रीजन में जो भी प्लांट, जो भी घास वगैरह है, यदि उसको ला के आप अपने यहाँ पे लगाओगे तो वो कभी सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको ग्रो करने का आदत कहाँ पड़ चुका है, ठंडे वाले जगह पे, और आप अपने यहाँ पे आके लगाओगे गर्मी वाले जगह में तो कभी सर्वाइव नहीं करेगा। इसको आप ऐसे समझिए, हमारे इंडिया में एक बहुत खूबसूरत स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सेब का खेती खूब होता है, एप्पल का खेती खूब होता है, लेकिन वही एप्पल का पेड़ आप बिहार में आके लगाओ, कभी ग्रो नहीं करेगा, वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल के प्लांट को ठंडा माहौल चाहिए, और वो ठंडा माहौल उसको केवल कहाँ मिल सकता है? जम्मू कश्मीर में मिल सकता है, फिर से हिमाचल प्रदेश में मिल सकता है, उधर मिलेगा, उधर ग्रो करेगा। लेकिन बिहार में उतना उसको ठंडा नहीं मिलने की वजह से वो पेड़ मर जाएगा, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो पोलर रीजन में चूंकि ठंडा बहुत पड़ता है तो यहाँ पे कुछ घास ही केवल उग सकते हैं, सारे घास यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे घास कम है तो ग्रासलैंड का आपको बहुत हरा भरा नजर आएगा नहीं, बर्फ से ढका हुआ रहता है ज़्यादातर टाइम। तो इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी हॉट, ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। मतलब यदि पोलर रीजन में हल्का सा गर्मी आया, हालांकि ध्यान रखना है पोलर रीजन में जल्दी गर्मी नहीं आता, वहाँ पे ज़्यादातर टाइम ठंडा ही रहता है, लेकिन हल्का सा भी यदि टेम्परेचर में गिरावट आया, मतलब गिरावट का मतलब यदि हल्का सा भी गर्मी आया वहाँ पे, हल्का सा भी, तो उस समय पे वहाँ पे घास ग्रो करते हैं, नहीं तो फिर नहीं करते हैं। ज़्यादातर टाइम तो वहाँ का ज़मीन बर्फ से ढका रहता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो हल्का सा गर्मी यदि वहाँ पे पड़ता है ना, हल्का सा भी गर्मी, तो वहाँ पे जल्दी से प्लांट ग्रो कर जाता है। लेकिन प्लांट जो भी ग्रो करेगा, जो भी घास आपको दिखेगा वो बहुत कम दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे उगते नहीं है। अगला हमारा टुंड्रा, टुंड्रा या फिर टंड्रा वेजिटेशन, आप जो बोल लो सब सही है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये भी पोलर एरिया में ही पाया जाएगा। पोलर एरिया मतलब बहुत ठंडे वाले जगह पे, तो ये भी बहुत ठंडे वाले जगह पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका यूरोप में, यूरोप का जो ठंडा वाला जगह होगा वहाँ पे, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, तो जितने भी ठंडे वाले जगह हैं इन तीनों कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे आपको, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका, हाँ ठीक है सही है।
तो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जहाँ जहाँ ठंडा वाला जगह होगा, बहुत ठंडा वाला जगह, वहाँ पे ये वेजिटेशन उगता है। आगे, द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ठंडा क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है, विंटर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो जानवर पाए जाएंगे, तो बताइए उस जानवर का जो स्किन है वो बहुत मोटा होगा या बहुत पतला होगा? बहुत मोटा होता है, क्योंकि उस स्किन के वजह से ही वो जानवर अपने आप को उतने ठंडे से बचा पाता है। मतलब इस प्रकार के जगह में जो जानवर पाए जाएंगे, उस जानवर का जो स्किन होता है वो काफ़ी मोटा होता है। इसलिए होता है ताकि वहाँ पे बहुत ठंडा भी पड़े तो उस जानवर को कोई फर्क ना पड़े, वो आसानी से सर्वाइव कर जाए। आगे, सील, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। तो एग्जाम्पल के तौर पे सील, पोलर बियर और स्नो फॉक्स ये कुछ जानवर हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, और इन सभी जानवरों का जो स्किन है वो काफ़ी मोटा होता है ताकि आराम से सर्वाइव यहाँ पे कर सके। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ, और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? चैप्टर बहुत सिंपल था। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और टॉपिक भी। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने अगले क्लास में, फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।